अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर हम वेक्टर्स को देखेंगे कि वेक्टर्स के अंदर हमारे पास क्वेश्चंस किस तरीके से सीआईज में आते हैं और हम उसके अंदर किस तरीके से उनकी सॉल्विंग देखते हैं। स्टेप बाय स्टेप कुछ हम जो है टॉपिक्स को वेक्टर्स की जो सब टॉपिक्स हैं इनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वेक्टर्स की। वेक्टर की डेफिनेशन, वेक्टर की डेफिनेशन ये होती है द क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड having magnitude and direction both of them is called as vector। ठीक है, तो वेक्टर होता क्या है कि जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर दोनों डिफाइन की जाएंगी तो हम कहेंगे ये हमारे पास वेक्टर है। ठीक है, इसी की दूसरी चीज हमारे पास एक होती है जो आपके पास कहलाती है स्केलर। स्केलर आपके पास क्या चीज होती है? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया स्केलर और वेक्टर का एक मेजर डिफरेंस। ठीक है, कि डायरेक्शन जो है ये डिफाइन करती है कि अगर डायरेक्शन गिवन है दैट इज वेक्टर, अगर डायरेक्शन नहीं है तो वो स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट जो हमारे पास इसका सब टॉपिक है वो ये है कि सबसे पहले जो हम देखेंगे कि हमारे पास पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि लेट्स सपोज दे आस्क यू अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोलता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। इसको लिखने के कुछ तरीके होते हैं क्वेश्चन के अंदर। लेट सपोज कि अगर मैं बात करता हूँ मेरे पास एक वेक्टर है लाइक दिस जिसकी डायरेक्शन इस तरीके से और उस वेक्टर का नाम है फॉर एग्जांपल ए सी। ठीक है, अब ए सी के अंदर हमारे पास सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एक बात तो तय है, वो ये है कि हमारे पास इसका कोऑर्डिनेट गिवन होना लाजमी है। लेट सपोज मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ 1,2, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपके पास। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इसका किस तरीके से निकाला जाता है कि मैग्नीट्यूड ये कहता है कि यू हैव टू टेक द स्क्वायर रूट ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ वाई। यानी मेरे पास यहाँ पे अगर मैं एक जनरल पैटर्न पे फॉर्मूला लिखूं तो फॉर्मूला कहता है मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू ऑफ एक्स है वो है 1 का होल स्क्वायर plus 2 का whole square and the answer will be equals to 1 plus 4 which is equals to under root 5 units, under root 5। ये इसका मैग्नीट्यूड हमारे पास निकल के आ गया। ठीक है, अब हमारे पास ये मैग्नीट्यूड जो निकल के आया वो AC का मैग्नीट्यूड निकल के आया। क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड को जो लिखा जाता है दैट इज रिटन ऑलवेज इन द मॉड्यूलस। यानी ये जो बार्स कहलाते हैं ये आपके पास क्या कहलाते हैं? मॉड्यूलस कहलाता है। तो क्वेश्चन के अंदर वो आपसे डायरेक्टली मैग्नीट्यूड भी पूछ सकता है या वो इस तरीके से भी बोल सकता है कि फाइंड मॉड्यूलस ऑफ AC। तो ये जो हमारे पास दो बार्स हैं, ये these two bars, these are known as the modulus and it helps you to find out it tells you to find out the magnitude। आपने मैग्नीट्यूड इसका कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये जो कहलाता है दिस इज नोन एज अ मॉड्यूलस। ठीक है, तो आपको लिखने के तरीके पता चल गया कि आपके पास जब भी मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा तो वो मैग्नीट्यूड के अंदर दो तरीके से बोल सकता है। या तो वो कहता है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, और सेकंड चीज वो इस तरीके से क्वेश्चन बोल सकता है फाइंड मॉड्यूलस ऑफ AC। तो इसका मतलब है यू हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ AC। ठीक है, अब सिमिलरली एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये हो गई एग्जांपल नंबर 1। ठीक है, अब लेट्स सपोज हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। एग्जाम्पल 2 में वो आपसे ये कहता है कि फॉर एग्जाम्पल RS है हमारे पास और उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास है, यानी कोऑर्डिनेट जो है दैट इज 8,-4। अब क्वेश्चन में उसने ये बोला फाइंड मॉड्यूलस ऑफ RS। तो मॉड्यूलस ऑफ RS का मतलब भी मैग्नीट्यूड होता है, तो आपने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना है दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर व्हिच मींस the value of x is 8 whole square plus, अब ये जो आपके पास y है तो इसे ब्रैकेट में इनक्लोज करोगे माइनस y यानी -4 का होल स्क्वायर। तो ये बन गया 8 times 8 is 64 plus 4 into 4 is 16 and the answer will be equal to 6 plus 4 is 10, 6, 7 and 8, 80। तो अंडर रूट 80 जो आपके पास हो गया वो क्या हो गया यहाँ पे RS का
मॉड्यूलस आ गया। क्लियर? ठीक है, अब सेकंड जो आपके पास क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन क्या है कि लेट सपोज आपसे ये बोला जाता है फाइंड द वेक्टर, पर्टिकुलर वेक्टर। पर्टिकुलर वेक्टर से मतलब ये है कि वो लेट सपोज आपको क्वेश्चन में दे देगा कि a is equals to 1,2 and b is equals to 3, -4 and c is equals to 4,2। सही है। अब उसके बाद वो आपसे ये कहता है फाइंड एंड AC। अब क्वेश्चन में उसने क्या कहा कि आपको सेपरेट वेक्टर्स दिए थे, अगर आप देखें A अलग था, B अलग था और C अलग था। अब वो उसने आपने एक कंबाइंड वेक्टर मांग लिया, दैट इज AB एंड AC। तो सबसे पहले हम वर्किंग करेंगे AB पर और फिर वर्किंग करेंगे AC पे। तो हमेशा बस एक बात याद रखना, जो भी वेक्टर आपको दिया जाएगा तो उसके अंदर आपने क्या काम करना है। लेट्स सपोज पहला है AB, तो AB के अंदर आप क्या काम करोगे, जो बाद वाला वेक्टर है वो पहले लिखा जाएगा। बाद वाला वेक्टर कौन सा है, दिस वन इज B। तो आप इसे लिखोगे B माइनस द फर्स्ट वेक्टर दैट इज A। अब एक बात और याद रखना कि हमेशा जो B और A वेक्टर्स है, जाहिर है ये आपके पास एक पर्टिकुलर पॉइंट है। ठीक है, लेट सपोज मैं ये कहता हूं कि मेरे पास अगर एक वेक्टर है तो उसका जो फाइनल पॉइंट है दैट इज B, लेकिन डेफिनेटली उसका कोई ना कोई इनिशियल पॉइंट होगा। तो इनिशियल पॉइंट हमेशा जो है वो ओरिजिन होता है। ठीक है, और वो ओरिजिन आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर मैं इस पूरे वेक्टर को देखूं तो ये मेरे पास बेसिकली OB है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं लिखूंगा दैट इज OB माइनस OA। हालांकि जो हमारे पास वेक्टर O है, सॉरी जो पॉइंट O है, ये कोऑर्डिनेट है 0,0 और B का कोऑर्डिनेट लेट सपोज आपको 3,-4 गिवन है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपल, अगर आपसे इसी तरह बोला जाता है कि आपने वेक्टर लेट सपोज AB जो कॉम्बिनेशन है दो सेपरेट, इसका क्या नाम है, हमारे पास जो A और B लेट सपोज हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स हैं, इन दो कोऑर्डिनेट्स का जो है कॉम्बिनेशन वो एक वेक्टर हमारे पास बन रहा है। तो उसे निकालने के लिए आप क्या काम करोगे कि आपने पहले वाले वेक्टर में से दूसरे पहले वाले जो कोऑर्डिनेट है उसमें से दूसरे वाले को माइनस करना है और सिर्फ उसके साथ क्या लिखना है, ओरिजिन लिख देना है। तो ये जो मेरे पास बन गया वो हमारे पास क्या आ गया, OB माइनस OA। अब OB माइनस OA किस तरीके से कैलकुलेट होगा, AB इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ B, ओरिजिन में से जब आप B को सब्ट्रैक्ट करते हो यानी B माइनस O करोगे, इट विल बिकम एज इट इज, सो इट विल बी 3 - 4 देन माइनस ओरिजिन की क्योंकि वैल्यू 0,0 है तो AB एज इट इज कॉपी डाउन हो जाएगा, इट विल बी 1,2। जब आप इसे सिंपलीफाई करोगे तो x टर्म शुड बी सिंपलीफाइड विद द x एंड y टर्म शुड बी सिंपलीफाइड विद द y। तो ये हो जाएगा मेरे पास 3 - 1 देन कॉमा and -4 -2. So answer will be 3 - 1 is 2, comma -4 and -2 will give you -6। तो AB का जो हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया वेक्टर, जो AB वेक्टर निकल के आया दैट इज 2, -6। क्लियर? इसी तरीके से आप AC की वर्किंग कर लेते हैं तो AC के अंदर आप किस तरीके से लिखेंगे कि इसके अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे भी वही काम है कि C बाद में, तो C हम पहले लिखेंगे यहाँ पे माइनस, और किसमें और A को सब्ट्रैक्ट करना है तो हम यहाँ पे लिख देंगे A, और साथ जो आपके पास काम हो रहा है वो क्या, ओरिजिन हम लाजमी लगाते हैं तो OC माइनस OA करेंगे। तो अगर मैं इसको लिखता हूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल्स टू OC माइनस OA। OC माइनस OA का मतलब क्या है कि C कोऑर्डिनेट की वैल्यूज जो हमारे पास है दैट इज 4,2 माइनस OA की जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज 3, -4, सॉरी 1,2 1,2। अब हम इसे अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये किस तरह हो जाएगा, x वाली टर्म x के साथ चली जाएगी, सिंप्लीफाई होगी, और y वाली टर्म y के साथ सिंप्लीफाई होगी। सो इट विल बिकम 4 - 1, कॉमा देन 2 - 2 and it will be 3,0। so the vector AC is equals to 3,0 and the vector AB is equals to 2, -6। ठीक है,
क्लियर हो गई आई होप बात। ये फाइंड द पर्टिकुलर वेक्टर, जब भी पर्टिकुलर वेक्टर आपने कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से करना होगा, सही है। तो दो टॉपिक हमारे क्या हुए कि एक मैग्नीट्यूड आपको निकालना आ गया, दूसरा आपके पास क्या है कि पर्टिकुलर वेक्टर निकालना आ गया। अब लेट सपोज वो इसी के अंदर फर्दर आपसे कहता है, जैसे ये पर्टिकुलर वेक्टर आपने निकाला, अब वो तीसरे पार्ट में ये कह देता है कि फाइंड मॉड्यूलस ऑफ ए बी। तो मॉड्यूलस ऑफ ए बी का मतलब क्या है, आपने क्या काम करना है, इसका मैग्नीट्यूड लेना है। तो ए बी वेक्टर आपको क्योंकि पता है, तो फॉर्मूला इसका क्या लग जाएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए बी के कोऑर्डिनेट्स। ए बी का क्या कोऑर्डिनेट है मेरे पास, 2 इज द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस -6 इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इज 4 प्लस माइनस इंटू माइनस इज प्लस एंड 6 इंटू 6 इज 36 will be 40। तो अंडर रूट सॉरी मॉड्यूलस ऑफ ए बी का जो आपके पास आंसर आया दैट इज √40। ओके, सो मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप जो हमारे पास क्वेश्चन रिगार्डिंग वेक्टर्स आता है। तीसरा जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन किस तरीके से होता है कि लेट सपोज आपसे बोला जाता है कि एडिशन ऑफ द वेक्टर। एडिशन ऑफ अ वेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो बात समझना। एडिशन ऑफ द वेक्टर हमारे पास जो होता है वो बेसिकली होता है हेड ऑफ फर्स्ट अटैच्ड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है वो क्या है, क्या हेड मिल रहा है किसका, फर्स्ट का, किससे मिल रहा है, टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर। ठीक है, लेट सपोज आपसे ये बोला जाता है कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, दिस इज योर वेक्टर ए, और इसको आपने ऐड करना है विद द वेक्टर बी। एग्जांपल में मैं कहता हूं आपसे ऐड वेक्टर ए एंड बी टू गेट रिजल्टेंट। ठीक है, तो ए फर्स्ट वेक्टर है और हमने क्या लिखा है, हेड ऑफ द फर्स्ट शुड बी अटैच्ड विद द टेल ऑफ द सेकंड। दैट मींस लेट सपोज मैं यहां पे इस तरीके से कर देता हूं। अब ये जो हमारे पास पॉइंट है, दिस पॉइंट इज द पॉइंट जहां पे मेरे पास हेड ऑफ द फर्स्ट और टेल ऑफ द सेकंड दैट इज बी का ज्वाइनिंग हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों ज्वाइन हो गए तो यहाँ पे हमारी एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स हो गई। अब ऐड यहाँ पे जब कंप्लीट हो जाता है तो डायग्राम जब कंप्लीट करने के लिए जो वेक्टर बनाया जाता है दैट इज नोन एज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर को लेट सपोज हम लिख देते हैं ऐसे, यहां से ज्वाइन किया और इस तरीके से, फॉर एग्जांपल आपके पास ये आ गया लाइक दिस। तो ये जो आपके पास आया वो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब रिजल्टेंट वेक्टर की जो डेफिनेशन है वो क्या है, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर क्या कहता है कि हेड, या पहले टेल लिख लेते, टेल ऑफ रिजल्टेंट अटैच्ड विद टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर and head of resultant attached with head of last vector, not second, last। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो टेल ऑफ द रिजल्टेंट, टेल ऑफ द रिजल्टेंट का मतलब ये है कि ये जो टेल ऑफ द रिजल्टेंट है किससे अटैच हो रही है, टेल ऑफ द फर्स्ट वेक्टर, एंड हेड ऑफ द रिजल्टेंट इज गेटिंग अटैच्ड विद द हेड ऑफ द लास्ट वेक्टर। तो अगर आप ये वाला पॉइंट में ब्लू से शो कर रहा हूं तो इस पॉइंट पे अगर आप थोड़ा सा जज करो तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट की टेल और पहले वाले की टेल मिल रही है। तो रिजल्टेंट, टेल ऑफ द रिजल्टेंट अटैच्ड विद द टेल ऑफ द फर्स्ट, तो फर्स्ट वेक्टर की टेल और रिजल्टेंट की टेल इज अटैच्ड विद द हेड
and head of the resultant attached with the head of the last, यानी head of the resultant is this one is attached with the head of the last vector जो यहाँ पे add हुआ है, ठीक है। तो दोनों के head आपके पास मीट कर रहा है, दोनों की टेल्स मीट करनी है, तो ये जो वेक्टर कहलाता है, दिस वेक्टर इज नोन एज रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब लेट सपोज क्वेश्चन जो आपके पास है फॉर एग्जांपल, अब वो आपसे ये कहता है add AB with BC to get resultant vector, ठीक है। तो अब इसके अंदर इसी तरीके से हेड टू टेल एडिशन होती है, सही है। और अगर हम इसे थोड़ा सा एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखें तो एक्सप्रेशन हमारा किस तरीके से ये बन रहा होता है कि हम ये कहते हैं कि ए बी प्लस एडिशन है बी सी विल गिव यू इक्वल्स टू द रिजल्टेंट वेक्टर। अभी रिजल्टेंट नहीं आया, सही है। रिजल्टेंट समझना आता कैसे, आप क्या काम करेंगे, ये वाला बी और ये वाला बी, ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि दोनों है, ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर करेंगे, तो बचा क्या, द फर्स्ट वन ए एंड द लास्ट वन इज सी, तो ए सी इज योर रिजल्टेंट वेक्टर, सही है। तो ये जो वेक्टर आया, दिस इज नोन एज अ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये हमारे पास क्या एक्सप्रेशन फॉर्म आ गई, सही है। अब लेट सपोज एक एग्जांपल और देखते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है ऐड WX XY and YZ to get resultant vector। तो हम एक्सप्रेशन की फॉर्म में से किस तरीके से लिखेंगे, WX plus XY plus YZ will give you the answer। अब ये W and W इन दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर किया, एंड Y इन दोनों ने एक दूसरे को इग्नोर कर दिया, सो remaining is W and Z, so I can write it W Z is my resultant vector। ठीक है, ये कहलाती है आपके पास एडिशन ऑफ अ वेक्टर, सही है। अब बात करते हैं हमारे पास एडिशन के बाद फर्दर डिस्कशन हमारे पास क्या होगी। ये पूरा एडिशन समझ आ गया, रिजल्टेंट क्लियर हो गया कि किस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास लेट सपोज आया एक क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टॉपिक है बेसिक, वो हमारे पास है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स के अंदर एक बात हमेशा याद रखना, वो ये कहता है फॉर एग्जांपल लेट सपोज कि एक वेक्टर है ए बी इज पैरेलल टू एक्स वाई। अब पैरेलल की डेफिनेशन क्या है, पैरेलल ये कहता है कि सेम इन डायरेक्शन बट डिफरेंट इन मैग्नीट्यूड। सही है, यानी उसने ये कह दिया कि ए बी और एक्स वाई की डायरेक्शन सेम है लेकिन इनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। तो पैरेलल की जो फॉर्मूला बनता है वो है ए बी इक्वल्स एक्स वाई, लेकिन एक्स वाई डायरेक्ट नहीं। क्या मतलब है इसका, एक्स वाई का मतलब ये कि ए बी और एक्स वाई एक दूसरे से बड़े हैं या छोटे हैं। तो बड़ा जो बड़े हो या छोटे हो, दोनों एक दूसरे से वो किसी ना किसी किसके थ्रू होते हैं, वैल्यू के। लेट सपोज मैं कहता हूं ए बी इज ट्वाइस ऑफ एक्स वाई, या मैं कहता हूं ए बी इज थ्राइस ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो थ्राइस या ट्वाइस ये एक नंबर है, और नंबर हमेशा एक मैग्नीट्यूड होता है या नंबर होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन नहीं है। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाते हैं के। तो हम ये कहते हैं कि जो के है दिस इज द स्केलर क्वांटिटी
एंड इट विल डिफाइन के ए बी एक्स वाई से कितना छोटा या कितना बड़ा है। सही है, पॉइंट समझ आ रहा है? तो फॉर्मूला इज ए बी इज इक्वल्स टू के एक्स वाई। ठीक है, अब लेट्स सपोज एक क्वेश्चन है, आपसे कहता है कि पी क्यू इज इक्वल्स टू 15 एंड ए बी इक्वल्स 3, ये दो मेरे पास है। ठीक है, अब वो ये कहता है बाय यूजिंग द पैरेलल या हाँ पैरेलल कंडीशन फाइंड के। एक तरीके से क्वेश्चन ऐसे आता है और सेकंड टाइप का क्वेश्चन तरीके से आता है। सेकंड ये कहता है पी क्यू एंड ए बी आर पैरेलल फाइंड के या फाइंड एच, कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको ये पता है कि इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है मेरे पास, पी क्यू जो वेक्टर है वो बराबर है स्केलर क्वांटिटी ऑफ द अदर वेक्टर विच इज ए बी ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्यू की वैल्यू इज 15 इक्वल्स के वी हैव टू फाइंड आउट एंड द वैल्यू ऑफ ए बी इज 3। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा, 15 डिवाइडेड बाय 3 एंड द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल्स टू 5। यानी वो जो मेरे पास पी क्यू है इज 5 टाइम्स ग्रेटर देन ए बी। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास बात हो गई पैरेलल वेक्टर्स की, जो हमने फॉर्मूला में किस तरीके से इसको यूज करना है। ठीक है, अच्छा अभी हम सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे जिसके अंदर हम ये देखेंगे सारी कंडीशंस एक साथ अप्लाई होती है, जिसमें पैरेलल भी होगा, जिसमें एडिशन ऑफ द वेक्टर्स भी होगा, मैग्नीट्यूड भी निकालना होगा। तो 2-3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे तो आपके सामने क्लियर पिक्चर हो जाएगी कि हम किस तरीके से यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं चीजों को। ठीक है, ये हो गई पैरेलल वेक्टर्स की बात। उसके बाद हमारे पास एक चीज आती है पैरेलल वेक्टर्स के बाद, अच्छा मैं जरा चार्जिंग पे जो है ना आईपैड लगा लेता हूँ, अदरवाइज फिर ये प्रॉब्लम कर जाएगा, कहीं बंद ना हो जाएगी। ठीक है, ओके स्टूडेंट, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है, जो जिस टाइप का क्वेश्चन आपके पास पेपर में आता है। तीसरा जो हमारे पास नेक्स्ट है वो हमारे पास क्या है, रेशो फॉर्म। रेशियो इन वेक्टर्स। ठीक है, अब लेट सपोज अगर आपसे बोला जाता है फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक लाइन है ए बी और इसके ऊपर एक पॉइंट हमारे पास है जो लाई करता है, दैट इज लेट सपोज सी, एंड दे आस्क यू दैट द लाइन ऑफ ए बी इज हैविंग द वैल्यू विच इज स्मॉल ए। ठीक है, अब वो ये कहता है ए सी एंड सी बी आर इन द रेशियो 1:2, फाइंड ए सी। अब मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो यहाँ पे गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि AC को वो लिख देते हैं AC इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 और 2 का रेशियो गिवन है, बट इट्स रॉन्ग। वजह क्या है कि यहाँ पे आपके पास AC जो है 1 and 2 बोथ ऑफ देम आर रेशियो 1 and 2 आर रेशियोज नॉट आंसर्स। ठीक है, तो आंसर निकालने के लिए जो फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है वो फॉर्मूला आपके पास क्या है कि अगर मैंने AC कैलकुलेट करना है तो AC इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड रेशियो डिवाइडेड बाय द टोटल, required ratio divided by the total ratio multiply by whole vector। अब AC is equals to, AC का अपना जो रेशियो गिवन है रिक्वायर्ड जो हमारे पास जो है मौजूद, दैट इज 1 डिवाइडेड बाय द टोटल रेशियो, टोटल कितना है ये 2 + 1 दैट इज 3
मल्टीप्लाई बाय द होल वेक्टर का नाम क्या है, ए बी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय ए बी, यानी ए बी आपके पास है स्मॉल ए, तो हम ये लिख सकते हैं कि 1/3 ऑफ ए इज अ आंसर ऑफ ए सी। ठीक है, अब लेट सपोज आपसे ये बोला जाता है फॉर एग्जांपल कि मुझे यहाँ पे सी बी कैलकुलेट करके बताओ, फाइंड सी बी। अब सी बी आपके पास क्या है, वही सेम फॉर्मूला आपने लगाना है, सी बी is equals to the required ratio, that is 2/3 multiply by AB, and the value of AB is small a. So CB का आंसर आ गया। अच्छा जी, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है फॉर एग्जांपल फाइंड BC। ऊपर बोला था CB, अब कहता है BC। तो हमेशा एक बात याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, ये भूलना नहीं यहाँ पे, डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट। ये रूल याद रखना, डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट। अब डायरेक्शन मैटर्स का मतलब क्या है कि लेट सपोज अगर कहीं लिखा है ए बी और एरो यू बना है, तो इसका मतलब है स्टार्टिंग इज फ्रॉम ए एंड एंडिंग इज टिल बी, यानी ए से बी की तरफ इसकी मूवमेंट है लाइक दिस। अगर कहीं लिखा है बी ए, दैट मीन्स ये मेरे पास ऐसे है कि स्टार्टिंग इसकी जो है वो हमारे पास कहां से, बी से, एंड एंडिंग इज टिल ए। ठीक है, अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो ऊपर क्वेश्चन के अंदर हमारे पास अगर मैं सीबी या बीसी कैलकुलेट करता हूं तो मुझे बताओ कि स्टार्टिंग कहां से, सी से, और मूवमेंट कहां पे, बी पे। तो मैं जो लिखूंगा वो क्या लिखूंगा, सी बी। क्लियर, सी बी आपने कैलकुलेट। अब वो आपसे उल्टा आंसर पूछ रहा है, वो कह रहा है बीसी, यानी स्टार्टिंग यहां से हो और एंडिंग यहाँ पे हो, यानी ये यहाँ पे एरो आना चाहिए लाइक दिस। एरो बना देते हैं रेड से ताकि डिफरेंस समझ आए, ऐसे आना चाहिए फ्रॉम बी टिल सी लाइक दिस। तो इसके लिए जो आंसर सीबी का निकल के आया है, तो वो उसको आप नेगेटिव के साथ लिख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा बीसी का। ठीक है, तो बेसिकली मैं ये लिख सकता हूं कि ए बी जो होता है इज इक्वल्स टू माइनस बी ए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रिगार्डिंग द डायरेक्शन, ए बी इज इक्वल्स टू माइनस बी ए। तो अगर मैंने बीसी कैलकुलेट करना है तो आई कैन से दैट बीसी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सीबी। ठीक है, और सीबी की जो वैल्यू है दैट इज 2/3a, तो नेगेटिव 2/3a आपका जो हो जाएगा वो बीसी का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो हमेशा एक बात याद रखना कि डायरेक्शन जब भी सॉल्विंग कर रहे हो, चाहे पैरेलल मेथड लग रहा है चाहे रेशियो फॉर्म है, कुछ भी है, तो डायरेक्शन मैटर्स अ लॉट। डायरेक्शन आपने देखना है कि स्टार्ट कहां से हो रहा है और एंड कहां पर हो रहा है। अगर आपने डायरेक्शन सही मेजर किया हुआ है, मार्क डाउन किया हुआ है, तो आपको आसानी हो जाएगी। लेट सपोज जैसे सीबी आपने सही निकाल लिया, बीसी के लिए आपने नेगेटिव साइन, एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अब आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर, उन्हें थोड़ा सा देख लेते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चंस ऐसे आए तो हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं। अब जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं उसमें सारी टेक्निक जो हमने पढ़ी, 4-5 टेक्निक, वो सारी लमसम होके अप्लाई हो रही है। सही, तो हेडिंग आ जाएगी यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, एक डायग्राम आपके पास बनी हुई है, लेट्स सपोज लाइक दिस। ये डायग्राम बनी हुई है और उसके बाद ऐसे। अब इसके अंदर जो डायरेक्शन ऑलरेडी गिवन है वो आपके पास है 3a, दैट इज O A B, दिस पॉइंट इज C एंड दिस पॉइंट इज D। ठीक है, और यहां पे उसने डायरेक्शन कह दी 6b। ये आपकी डायरेक्शन मौजूद है। सही है, अब क्वेश्चन में वो आपसे कहता क्या है, क्वेश्चन में उसने एक चीज ये कह दी कि AC and CB are in the ratio of 1:2।
एक चीज उसने मेंशन कर दिया, नहीं रेशियो पे बता दिया आपको। उसके बाद उसने ये कहा कि OA इज 3A and OB is 6B। पार्ट 1 में कहता है एक्सप्रेस AB in terms of A and B। तो आपने सबसे पहले यहाँ पे क्या काम करना है कि अपना जो आपकी डायग्राम है उसमें आइडेंटिफाई करो कि AB कहाँ लाई कर रहा है। सो AB इज बेसिकली योर दिस लाइन, ठीक है। इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, लाइक दिस, दिस इज योर AB। अब AB के अंदर हमारे पास, हमें AB फाइंड आउट करने के लिए क्या चीजें हैं, अगर हम एक कंप्लीट ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास इसमें हमने दो चीजें डिसाइड करनी है। दो चीजें कौन सी डिसाइड करनी है, एक कहलाता है आपके पास, हमेशा याद रखना दो चीजें डिसाइड होती हैं, एक सम ऑफ वेक्टर्स डिसाइड करोगे आप, और सेकंड क्या चीज डिसाइड होगी, रिजल्टेंट। दीज टू थिंग्स नीड टू बी डिसाइडेड, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले डिसाइड करना है कि सम ऑफ वेक्टर्स और रिजल्टेंट क्या होगा, सही। अब अगर मैं बात करता हूं, मैंने AB कैलकुलेट करना है, दैट मींस ये हर हाल में एक चीज फिक्स हो गई, AB मींस स्टार्टिंग इज A एंड एंडिंग इज B। तो आई हैव टू मार्क द एरो लाइक दिस, A से B की तरफ मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे मेरी अगर आप एक चीज देखो, तो यहाँ पे अगर मैं सम ऑफ द वेक्टर्स की बात करता हूं, तो सम ऑफ द वेक्टर्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हेड ऑफ द फर्स्ट एंड द टेल ऑफ द सेकंड, ये पॉइंट वो है जो मेरे पास फर्स्ट वेक्टर का हेड मिल रहा है और सेकंड वेक्टर का टेल मिल रहा है, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं, एडिशन वेक्टर में हम किस तरीके से लिखते थे कि OA प्लस AB which will give you the answer of the resultant, that is OB। अब रिजल्टेंट हमने दो तरीके से पढ़ा था, एक कि आपके पास यहाँ पे tail of the resultant with the tail of the first and head of the resultant with the head of the last, तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। और दूसरे तरीके से हमने क्या देखा था कि यहां से अगर ये वाला A है, ये इस A को इस तरह इग्नोर कर देगा and you will get O and B। तो OA plus AB will give you OB। अब वैल्यूज यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे हमने AB कैलकुलेट करना है, सो आई हैव टू अरेंज इट फर्स्ट। तो AB इज इक्वल्स टू OB, और शिफ्ट किसको कर रहे हैं, OA को यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, इट विल बी माइनस OA लाइक दिस। सो AB इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ OB इज व्हाट, जो आपके पास यहाँ पे गिवन है 6B माइनस द वैल्यू ऑफ O इज 3A। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, AB का वेक्टर है 6B माइनस 3A के बराबर, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो कि लेट सपोज मैं ये कह देता हूं कि AB के अंदर अगर मैं यहां से 3 कॉमन निकाल लूं तो इट विल बी 2B माइनस A। तो ये हमारा फर्दर सिंप्लीफाई हो गया। मूविंग ऑन टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट आपके पास क्या है, एक्सप्रेस AC। अब AC को भी हमने डिफाइन करना है in terms of A and B। अब AC को सबसे पहले डिफाइन करने के लिए हमने क्या मार्क डाउन करना है कि यहाँ पे इसका AC हमारे पास है कहां पे, AC अगर आप आइडेंटिफाई करो तो AC इज दिस वन, डूइंग विद अ ब्लैक, ये AC है। और A से C पे जाना है तो हमने यहाँ पे डायरेक्शन भी डिफाइन कर ली, AC इज दिस। तो अब मैं जो ट्राइंगल कंसिडर कर सकता हूं वो ट्राइंगल क्या ले सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं OB, सही है, प्लस AC विल गिव यू द आंसर OC लाइक दिस, ठीक है। यहाँ न्यू डिफाइन कर दिया इसको। अब अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं किस तरीके से लिख सकता हूं, OA प्लस AC, A and A will ignore each other, so answer will be OC। अब यहाँ पे वैल्यूज क्या गिवन है, OA की वैल्यू है, सबसे पहले हमने AC कैलकुलेट करना है तो AC के लिए अरेंजमेंट कर लेंगे, OC माइनस OA। सो OC इज इट गिवन, नहीं गिवन है, तो OC हमें पहले कैलकुलेट करना है। उसने आपको एक चीज दे दी है, ठीक है। वो चीज उसने आपको क्या दी
कि उसने आपसे ये कहा कि AC एंड CB आर इन द रेशियो 1:2, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये जो मेरे पास है AC इज 1 लाइक दिस, एंड जो हमारे पास CB है इट इज 2। तो अगर मैं इसका AC इस मेथड से निकाल लूं विदाउट सॉल्विंग के मैं यहाँ पे ट्राइंगल कंसीडर करूं और OC कैलकुलेट करूं, लेंथी प्रोसेस है, तो मैं इसको रेशियो फॉर्म में कर लेता हूं क्योंकि मुझे रेशियो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो मैं ये कह सकता हूं कि AC की वैल्यू 1 थी और CB की वैल्यू 2 है। ये तो हमने रेशियो पैटर्न पे अभी क्या पढ़ा कि AC जो बराबर हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल्स रिक्वायर्ड AC का आपके पास क्या मौजूद है 1 डिवाइडेड बाय AC का रिक्वायर्ड क्या है 1 डिवाइडेड बाय द टोटल दैट इज 2 + 1 3 एंड मल्टीप्लाई बाय द होल वेक्टर व्हिच इज AB। तो 1/3 मल्टीप्लाई बाय AB की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की दैट इज 3 × 2B - A जो ऊपर अभी हमने देखी, कैंसिलेशन किया, सो द आंसर ऑफ AC इज 2B - A। क्वेश्चन अराइज होता है कि इस स्टेप से आगे मूवमेंट क्यों नहीं हो सकी, क्योंकि यहाँ पे AC इज ऑल्सो अननोन एंड OC इज ऑल्सो अननोन। कैलकुलेट OC अगर हम कर लेते हैं तो वी विल एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ AC, लेकिन ये लेंथी प्रोसेस था एंड वी हैव द अपॉर्चुनिटी ऑफ व्हाट बाय यूजिंग दिस रेशियो मेथड ऑलरेडी गिवन है क्योंकि हमारे पास, तो हमने फिर रेशियो के जरिए यहाँ पे अपने वैल्यू को डायरेक्ट आसानी से कैलकुलेट कर दिया। सही है, ओके। मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड में वो ये कहता है कि BD बराबर है 5A - B। शो योर वर्किंग टू फाइंड OC एंड CD। यानी आपने अभी जो रेशियो निकालना है वो किसका निकालना है, डूइंग विद द रेड वन, ठीक है, या लाइट ब्लू से कर लेते हैं। चलो, उसने कहा कि OC और CD का रेशियो निकालना है, दैट मींस OC एंड CD, ये दो रेशियो आपने कैलकुलेट करना है। सही है। अब रेशियो निकालने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ट्राइंगल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। सबसे पहले अगर आप एक चीज देखो, हमें OD का पता होना लाजमी है यहाँ पे। सही है। OD जब तक हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो हमारा ये OC और CD कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। OD अगर आप देखो तो OD किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, ब्लू से मैं मार्क कर रहा हूं, देख रहा। OD हमारे पास हो जाएगा बाय द OB लाइक दिस प्लस BD की वैल्यू उन्होंने क्वेश्चन में आपको प्रोवाइड कर दी एंड OB इज ऑलरेडी गिवन दैट इज 6B। तो यू कैन एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ OD। तो हम ये लिख सकते हैं कि OB प्लस BD एंड आफ्टर द इग्नोरिंग ऑफ B यू विल गेट द आंसर ऑफ OD। तो OB की वैल्यू जो गिवन है वो है 6B प्लस BD उसने दे दिया आपको ऊपर ये क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 5A - B विच इज इक्वल्स टू OD। तो OD अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 6 ये हो जाएगा 5A प्लस 5B, ठीक है। अब दोनों के अंदर से अगर मैं 5 कॉमन निकालता हूं, आई विल गेट द आंसर ऑफ A प्लस B, दैट इज द वैल्यू ऑफ OD। ये OD हमारे पास आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर हमारे पास ये पूरा OD कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन के अंदर अगर हमारे पास यहाँ पे CD कैलकुलेट करना है तो CD कैलकुलेट करने के लिए लेट सपोज अगर मैं CD कहता हूं तो उसके लिए OC का होना लाजमी है, ठीक है। तो OC हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं मुझे बताओ। अगर मैं OC को एक तरीके से देखूं तो हमारे पास यहाँ पे AC की वैल्यू है, सही है। अब मैं ग्रीन से शो कर रहा हूं, वी हैव टू कैलकुलेट AC OC फर्स्ट। तो इस OC के लिए हम क्या करेंगे, OA
प्लस AC, सिंस वी हैव कैलकुलेटेड AC इन पार्ट 2, तो OA और AC वो हमें मिलके क्या दे देगा, OC, लाइक दिस। ठीक है, तो OA प्लस AC विल गिव यू OC, प्लस AC will give you OC after the ignoring of this A। सही है, ये दोनों एक दूसरे को इग्नोर कर देंगे। The value of OA that is 3A already given है, plus the value of AC which you have calculated which is 2B minus A is equals to OC। अब अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, you will get 2B plus 2A which is equals to OC, hence OC is equals to 2 कॉमन निकाल लिया, so it will be A plus B। डन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या काम हो गया कि हमने OC भी कैलकुलेट कर लिया। तो अब मैंने क्या कैलकुलेशन करनी है, कि मेरी फर्दर जो रिक्वायरमेंट है वो किस चीज की है, CD निकालने की। तो हमने एक पैटर्न पढ़ा था कि अगर CD कैलकुलेट करना है तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, OD माइनस OC, जो हमने पर्टिकुलर वेक्टर निकालने के अंदर टॉपिक में पढ़ा था कि CD निकालने के लिए क्या होता है, बाद वाले वेक्टर में से पहले वाले वेक्टर को बाद वाले में से माइनस करेंगे। दैट मींस OD पहले लिखेंगे माइनस OC, एंड यू हैव बोथ द वैल्यूज। OD ये रहा आपके पास जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया है, ठीक है, एंड OC आपने ये निकाल लिया। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज दोनों रखता हूँ, सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो वैल्यू ऑफ OD इज 5A प्लस 5B minus the value of OC which is minus 2A and minus 2B, and you will get 3A plus 3B, hence अगर मैं 3 कॉमन निकालता हूं it is A plus B, तो ये CD आ गया। फाइनली उसने जो आपसे रेशो मांगा है, उसने बोला है OC रेशो CD, ये मुझे बता दो। तो आप क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ OC, अच्छा इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, OC रेशो होता है डिवीजन CD, ठीक है। तो OC की जो वैल्यू है दैट इज 2 ऑफ AP A प्लस B डिवाइडेड बाय, और हमारे पास जो है CD जो है वो क्या, हमारे पास 3 is 2A plus B, ठीक है। अब अगर हमने फर्दर यहाँ पे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, A प्लस B और A प्लस B को कैंसिल आउट कर देंगे। So the ratio of OC and CD is 2/3। So इसको अगर मैं in the form of ratios लिखूं, तो OC ratio CD which is equals to 2/3। तो इस तरीके से आपने क्या किया, अपनी रेशियोज कैलकुलेट कर लिए बकायदा, ठीक है। तो क्वेश्चन में हर दफा ऐसा नहीं है कि रेशियो आपको दे दिया जाएगा। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि रेशियो गिवन था, आपने कैसे कैलकुलेट की वैल्यू, लेकिन यहाँ पे वैल्यू आपने जो है गिवन है और रेशियो निकालना है, तो हमने वैल्यूज फाइंड आउट करते हुए हमने अपना रेशियो कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गई होगी बात, सही है। अब बात करते हैं, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास एक डायग्राम गिवन है लाइक दिस। और इसके अंदर वो वैल्यू ये कह रहा है, दिस इज P, दिस इज R, दिस इज S एंड दिस पॉइंट इज Q। क्वेश्चन में कहता है द डायग्राम शोज PRS, ट्रायंगल PRS, Q इज द मिड पॉइंट, Q is the midpoint, the value of PQ is given 6.3 and the value of PS which is 8 minus 2। अच्छा, पार्ट ए में वो आपसे कहता है फाइंड SR
सबसे पहले तो बेटा एक चीज बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेना यहाँ पे, वो चीज ये है कि आपके पास वेक्टर्स को लिखने के लिए दो मेथड होते हैं। एक कहलाता है कॉलम वेक्टर, कॉलम वेक्टर, एंड द सेकंड वन इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में। ठीक है, अब हमारे पास लेट सपोज अगर एक वेक्टर है ए बी, तो हमेशा जो ऊपर वाली वैल्यू होगी ए, इट विल ऑलवेज डिफाइन यू द वैल्यू ऑफ एक्स, एंड नीचे वाली वैल्यू हमेशा डिफाइन करेगी वाई। सिमिलरली ये वाला जो कार्टेशियन है इसको लिखते हैं हम ए कॉमा बी, तो ये हमारे पास जो है डिफाइन करता है एक्स और ये डिफाइन करता है वाई। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आपके पास कॉलम वेक्टर में भी आता है ए बी, तो इसको टेंशन में कोई आने वाली बात नहीं, इसका मतलब है वो कार्टेशियन में लिखा है आपके पास एक्स कॉमा या ए कॉमा बी लिखा हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन में वो आपसे कहता है फाइंड एस आर, तो सबसे पहले एस आर उसने खुद कह दिया, तो आपने क्या काम करना है, इसका एरो डिफाइन करना है लाइक दिस। अब दूसरी चीज उससे आपसे ये कही कि आपके पास पी एस गिवन है, पी एस क्या गिवन है, पी से एस की मूवमेंट आपके पास लाइक दिस, ये आपके पास है और उसकी वैल्यू 8,-2 है। सही है। तीसरी चीज वो आपसे ये कहता है कि पी क्यू भी आपके पास गिवन है एंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज 6,3, तो 6,3 जो है ये वैल्यू ऑफ पी क्यू है, ओनली दिस वन। अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको एक चीज का पता है कि Q इज द मिड पॉइंट। राइट, अब मिड पॉइंट का मतलब ये है कि अगर मैंने पी आर निकालना है, क्योंकि टोटल आपके पास जो लेंथ है वो क्या है, यहां से पी से लेके आर तक की लेंथ है। अगर मुझे यहाँ पे पी एस पता है और एस आर कैलकुलेट करना है, तो आई हैव द वैल्यू, आई मस्ट हैव द वैल्यू ऑफ पी आर, और पी आर क्या हो जाएगा मेरे पास, पी आर इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ या ट्वाइस ऑफ पी क्यू। पी आर बराबर हो जाएगा किसके, ट्वाइस ऑफ पी क्यू, क्योंकि ये मिड वैल्यू है, मिड पॉइंट है, यानी जो पी क्यू की वैल्यू है इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करूं तो आई विल गेट द आंसर ऑफ पी आर। तो 2 एंड द वैल्यू ऑफ पी क्यू इज 6,3. When you will multiply, you will get the answer 12,6. That is PR. अब ये PR आपका यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल उठा के अपना हेड टू टेल मेथड लगाना है। अब इसमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करो। रिजल्टेंट सबसे पहले देखोगे हेड विद द लास्ट एंड टेल विद द फर्स्ट, तो हेड विद द लास्ट लाइक दिस एंड टेल विद द फर्स्ट, तो ये आपका रिजल्टेंट है। PS प्लस SR इज इक्वल्स टू PR। PS की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है, दैट इज 8,-2 प्लस SR कैलकुलेट करना है इज इक्वल्स टू PR, अभी आपने देखा 12,6। अब मैं इसे अरेंज करता हूं SR के लिए, सो इट विल बी 12,6 माइनस 8,-2, then 12 first x with the x coordinate, to 12 minus 8 comma 6, and this minus and this minus will be added, so it will become plus 2. 12 minus 8 is 4, 6 plus 2 is 8, तो SR का जो आंसर आपके पास आया that is 4,8, और क्योंकि वो आपके पास कॉलम वेक्टर में आंसर गिवन थे, तो आपने SR का जो आंसर फाइनल देना है वो कॉलम वेक्टर की फॉर्म में ही देंगे, सो इट विल बी 4 and 8, क्योंकि x एक्सिस हमेशा ऊपर लिखा जाएगा एंड y एक्सिस इज रिटन डाउनवर्ड बिलो। क्लियर? ओके, पार्ट 2। पार्ट 2 के अंदर वो आपसे कहता है कि T इज द पॉइंट
on SR such that ST and TR is having the ratio 1:3. Find PT. T जो पॉइंट है वो SR पे लाई कर रहा है, स्क्रीन से शो कर रहा हूं। T जो मेरा पॉइंट है वो कहां लाई कर रहा है, इस SR पे, ये SR की लाइन है, यहां पे लाई कर रहा है। अब यहां पे कहां लाई कर रहा है, वो ये कह रहा है कि उसका जो पॉइंट है दैट इज हैविंग द रेशियो 1:3। ठीक है, लेट सपोज मैं ये कह लेता हूं कि मेरे पास ये पॉइंट है T, ऑरेंज से शो करते ताकि डिफरेंस, या रेड से शो कर लेते डिफरेंस पता चल जाए। और उसके अंदर उसने आपको ये डिफाइन कर दिया कि हमारे पास ST that is having the ratio 1 and TR is having the ratio 3। कहते हैं PT कैलकुलेट करके बताओ। दैट मीन्स कि वो आपसे ये कह रहा है P से T जाना है, ये कैलकुलेट कर दो। अब इसमें एक चीज आइडेंटिफाई करें आप कि हमारे पास PT कैलकुलेट करने के लिए क्या क्या चीज है। ट्राइंगल अगर हम कंसीडर करते हैं PS और T, तो हमारे पास PS ऑलरेडी गिवन है इन द क्वेश्चन, वो ये रहा 8, -2। PT वी हैव टू कैलकुलेट। अगर हम किसी तरह ST कैलकुलेट कर लें तो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ PT। और ST हमें खुद बता रहा है कि ये रेशियो है, दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट इट द वैल्यू ऑफ ST बाय यूजिंग द रेशियो मेथड। रेशियो क्या है ST का, 1 डिवाइडेड बाय द होल। होल कितने रेशियोज हैं, 3 + 1 = 4, यानी 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय द होल वेक्टर दैट इज SR। तो हमारे पास जो बराबर हो गया ST that is equals to the required ratio that is 1 divided by the whole that is 3 + 1 4 multiply by the total vector that is SR। SR की वैल्यू अभी हमने निकाली जो हमारे पास है मल्टीप्लाई बाय 4, -4,8, ये आपके पास है। ठीक है, अब इसको अगर हम डिवाइड करते हैं सो वी विल गेट द आंसर 1,2, दैट इज द वैल्यू ऑफ ST। 4 × 1 और उसके बाद, या इसे ऐसे कर लो ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो, इसे मैं यूं लिख सकता हूं 4 / 4, हर नंबर के नीचे से डिनोमिनेटर बना दो लाइक दिस, तो 1 एंड दिस इज 2, तो 1,2 इज ST। अब यहाँ पे आपके पास ST भी आपको पता चल गया, ST भी पता चल गया, PS भी पता है, सो वी विल बी एबल टू फाइंड आउट PT। तो आई कैन राइट इट PS + ST एंड द रिजल्टेंट इज PT। PS + ST और इग्नोर जब ऐसे हो जाएंगे तो आंसर विल बी PT। PS की वैल्यू हमारे पास जो गिवन है दैट इज 8, -2 प्लस ST अभी हमने कैलकुलेट किया 1,2 which is equals to PT। तो 8 + 1 9 and -2 and +2 will cancel each other, 0 PT। So this is the answer of PT। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, सारे मेथड समझ आ रहे होंगे किस तरीके से हमने इसकी कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, ओके, सो एक क्वेश्चन लास्ट और डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर जो है ना हम अपनी क्लास को यहाँ एंड अप करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 3। पोजीशन वेक्टर OA of point A is -4, 7 and AB
is 6, -3. पार्ट ए में कहता है फाइंड पोजीशन वेक्टर OB ऑफ पॉइंट बी। सबसे पहले तो बेटा एक बात याद रखना, पोजीशन वेक्टर होता क्या है। पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जिसका स्टार्टिंग ओरिजिन से हो। सही है। लेट सपोज ये वेक्टर हमारे पास है एक पॉइंट ए पे, तो उसकी स्टार्टिंग अगर ये ओरिजिन से हो रही है, ओ से स्टार्टिंग हो रही है इसकी ओरिजिन से, तो हम ये कहेंगे कि OA इज अ पोजीशन वेक्टर। तो कोई भी वेक्टर हमारे पास हो, ABCDE कुछ भी हो, अगर उसकी स्टार्टिंग O से हो रही है और वो वेक्टर OA बन रहा है या OB या OC या OD, लाइक दिस OA या OX, OW, OY, तो हर चीज के अंदर अगर आप एक चीज देखें, हर वेक्टर में स्टार्टिंग O से हो रही है, तो ये जो वेक्टर कहलाता है दिस इज नोन एज पोजीशन वेक्टर। ठीक है। अब क्वेश्चन में उससे क्या कहा आपसे, पोजीशन वेक्टर OA ऑफ पॉइंट A इज दिस एट AB गिवन है, तो हम ये लिख सकते हैं, हमने पढ़ा था कि हम AB को ऐसे भी लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ B हमें पता है जो हमारे पास क्या है 6, सॉरी AB हमें पता है जो है 6, -3, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ B हमने कैलकुलेट करना है, एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ A भी पता है जो हमारे पास क्या है -4, 7। अब ये माइनस हो रहा है, जब ये इधर आएगा टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ OB, तो ये बन जाएगा 6, -3, और ये माइनस से प्लस हो गया, अंदर की वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, इस नेगेटिव ने इसे पॉजिटिव कर दिया, दैट्स इट। अंदर वैल्यूज एज इट इज रहेंगी -4, 7। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, आई विल गेट 6 - 4 and -3 + 7, so 6 - 4, -3 + 7, and we will get 2, 4. That is the answer of position vector OB. सही है। पार्ट बी में वो आपसे कहता है फाइंड मॉड्यूलस ऑफ AB। अब मॉड्यूलस का फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि फॉर्मूला क्या होता है x² + y²। AB के कोऑर्डिनेट क्या है आपके पास 6, -3, तो x की वैल्यू जो हो जाएगी दैट इज 6 का होल स्क्वायर प्लस y इज -3 का होल स्क्वायर, एंड यू विल गेट √36 + 9 and आंसर इज 45। तो ये AB का आंसर आ गया। क्लियर। लास्ट पार्ट आपके पास गिवन दैट AB is equals to 3 times of CB, ये गिवन है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ C कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है AB की वैल्यू जो गिवन है, AB is equals to 6, -3 गिवन है, तो मैं क्या करूंगा 6, -3 ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में रखूंगा, इक्वल्स 3 और CB कैलकुलेट करना है। When I will divide it like this, equal CB, और फाइनल अगर मैं हर नंबर से डिवाइड करता हूं 6 / 3, -3 / 3, I will get the answer of CB, और CB का जो आंसर आया वो आपके पास क्या आ गया 2, -1। क्वेश्चन में उसने कहा कि यू हैव टू कैलकुलेट C, तो CB को हम पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में OB - OC लिखते हैं, तो CB की वैल्यू हमारे पास है 2, -1 इक्वल द पोजीशन वेक्टर ऑफ B व्हिच वी हैव कैलकुलेटेड, जो हमारे पास क्या निकल के आया था 2, 4 -OC। ठीक है।
तो हमारे पास अगर मैं इसे अरेंज करता हूँ, OC को मैंने इधर भेज दिया, सो OB एज इट इज रहा अपनी जगह पे, और 2 - 1 आके नेगेटिव हो गया. And when you will subtract over here, 2 - 2 will give you 0, comma 4 plus 1, which is equals to, that is the answer of OC. और क्योंकि O आपका ओरिजिन होता है, तो OC को हम यूं लिख सकते हैं, C minus O. The value of OC is 0,5 equals C, ऐसे ही आ गया, माइनस ओरिजिन दैट इज 0,0. ये नेगेटिव है, इधर आके पॉजिटिव हो गया, 0,5 प्लस 0,0 इज इक्वल टू C. सो हेंस C की वैल्यू 0,5 निकल के आ गई. तो अगर आप एक चीज देखें कि ये दोनों हमारे पास जो आंसर्स हैं, OC एंड C, बोथ ऑफ देम आर बराबर. तो हम इसीलिए ये कहते हैं कि कोऑर्डिनेट A कोऑर्डिनेट C बराबर है हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ C के. वजह क्या है कि ये ओरिजिन से इसकी स्टार्टिंग होती है. सही है. तो C इज इक्वल टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ OC विच इज इक्वल टू 0,5. ये आपका फाइनल आंसर हो गया. सो आई होप के वेक्टर्स को क्वेश्चंस करने के बाद आपका जो है आइडिया हो गया होगा किस तरीके से हमने सॉल्विंग करनी है. और ऊपर के हमने जो है सारे पैटर्न हमने देख लिए, सारे हमने टेक्निक्स देख ली जो हमारे पास CIs में आती है, और कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर लिए. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है नए टॉपिक के साथ जो है फिर क्लास कंटिन्यू करेंगे. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज.